हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 24 करने वाले हैं आधुनिक इतिहास का, जिसमें हम लोग आधुनिक इतिहास का क्रैश कोर्स कर रहे थे। तो आज के क्लास में हम लोग गांधी युग के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी सामाजिक संगठन हुए थे, सामाजिक सुधार संगठन, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग गांधी युग के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गांधी जी बहुत ही ज़्यादा काम किए थे अपने देश के लिए। तो देश में जो हमारे आज़ादी का जो योगदान है, हमारे देश जो आज़ाद हुआ है, उसमें गांधी जी का बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके युग के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या क्या कार्य किए। ये बहुत लंबा टॉपिक होने वाला है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। गांधी युग महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और कब, कहाँ पे हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो गांधी जयंती के रूप में अभी हम लोग मनाते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, क्योंकि उनका जन्म हुआ था उस दिन। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जबकि प्यार से इन्हें लोग भाई कहते थे। तो इनका पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था, जबकि लोग प्यार से इन्हें भाई कहते थे। इनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट तथा बीकानेर रियासतों के दीवान थे। इनकी माता कौन थी? तो पुतलीबाई थी। तो गांधी जी के माता का क्या नाम था? तो पुतलीबाई था। पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी था। 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया। तो गांधी जी का विवाह किनसे हुआ? कस्तूरबा गांधी से। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी था। उनका विवाह कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में हुआ था। उस समय गांधी जी की आयु कितनी थी, उम्र कितनी थी? तो 13 वर्ष आयु थी। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास तथा यमुनालाल बजाज को इनका 5वां पुत्र कहा जाता है। गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा राजकोट में हुई थी तथा उच्च शिक्षा के लिए 1887 ईस्वी में भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश किए थे। गांधी जी 4 सितंबर 1888 ईस्वी को अपनी उच्च शिक्षा बैरिस्टरी के लिए लंदन चले गए और वहां वकालत की पढ़ाई LLB पूरी करके बैरिस्टर बने। तो पहले वकालत का बहुत वैल्यू होता था, बहुत ज़्यादा ही वैल्यू होता था उस समय में। बैरिस्टर मतलब बहुत कम लोग बनते थे और उनका बहुत वैल्यू होता था, क्योंकि कभी भी कुछ भी राजा लोगों का भी कुछ उलझ जाता था कोई कार्य, तो वो सब भी कार्य करने के लिए, उस सबको भी सुलझाने के लिए जो वकालत किए रहते थे, उन लोगों को हायर किया जाता था। 1891 ईस्वी में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे और बम्बई तथा राजकोट में वकालत आरंभ कर दी। तो 1891 ईस्वी में लंदन से अपना पढ़ाई पूरी करके भारत आए और बम्बई तथा राजकोट में वकालत की शुरुआत कर दी। एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया चले गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। तो पहले गुजराती लोग, उस समय से ही गुजराती लोग, बहुत सारे गुजराती लोग जा कर के व्यवसाय करते थे। कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका में व्यवसाय करते थे। जैसे दूसरे देश के लोग हमारे, जैसे अंग्रेज हमारे देश आ गए, तो वैसे ही हमारे देश के लोग भी बाहर जाते थे। जो संपन्न लोग होते थे वो लोग जाते थे। तो जैसे कि गुजरात के लोग भी उस समय में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करते थे। तो उनको वहाँ पे एक केस हो गया था, तो उनको एक मदद चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी से मदद मांगी कि हमें ये केस में, व्यवसाय में कुछ काम था, तो उसके लिए उनको कार्य करना था। तो इसलिए महात्मा गांधी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो गांधी जी उसके लिए दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका गए, क्यों गए? तो वो केस लड़ने के लिए, गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका गए। और वहाँ जाने के बाद उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। वहाँ भी अंग्रेज लोग वहाँ के लोगों को दबा रहे थे। जो लोग काले रहते थे उन लोगों को दबाते थे। 1894 ईस्वी में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला किया एवं इसी वर्ष नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 22 मई 1894 ईस्वी में गांधी जी को सचिव पद पर मनोनीत कर दिया। जब दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटर मारित्जबर्ग स्टेशन पर उन्हें ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना मना था। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या भेदभाव चल रहा था? तो प्रथम वर्ग का भी अगर टिकट कोई ले लेता है, प्रथम श्रेणी का भी कोई इंसान टिकट ले लेता है, तो भी किसी इंसान को, किसी भी भारतीय को और कुत्ते को
प्रथम श्रेणी में नहीं जाने दिया जाता था, इसलिए महात्मा गांधी को उस समय वहाँ पे धकेल दिया गया। वो प्रथम श्रेणी का टिकट लिए और बैठने गए जब वहाँ के ट्रेन में, तो उस स्टेशन पर उनको धकेल दिया गया, क्योंकि बोला कि ये भारतीय है, इसको हम लोग नहीं प्रथम श्रेणी में जाने देंगे। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। तो ऐसा घटना उनके साथ हो गया, खुद गांधी जी को ही स्टेशन पे उतार दिया गया, वहाँ पे ट्रेन से धकेल दिया गया, क्योंकि वो भारतीय थे। तो इसके लिए वो वकालत जानते थे, क्योंकि उन्होंने तो प्रथम श्रेणी का टिकट लिया था और तो भी उनको नहीं जाने दिया गया। तो वो केस लड़े, तो केस जीते। तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार जो थे उनको महात्मा गांधी जी से माफ़ी मांगना पड़ा, और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने भारतीय के लिए पहला सत्याग्रह शुरू किया कि भारतीयों को अब सताया नहीं जा सकेगा। वहाँ पे 1896 ईस्वी के मध्य में भारत आए, किंतु कुछ तो फिर 1896 ईस्वी का जो मध्यकाल था, उस समय गांधी जी भारत आए। कुछ महीनों के बाद पुनः अपने परिवार के साथ नेटाल वापस चले गए, फिर से वो नेटाल चले गए। 1899 ईस्वी में गांधी जी ने ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की थी। 1901 ईस्वी में भारत रवाना हुए तथा फिर वो 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी जी भारत रिटर्न आ गए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वो वापस लौट कर के आएंगे। तो 1901 ईस्वी में फिर से महात्मा गांधी अपने देश वापस लौट गए, और वहाँ जो भी हमारे भारतीय लोग थे दक्षिण अफ्रीका में, उन लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोगों को कभी भी ज़रूरत पड़े हमारी, तो हम वापस लौट करके आएंगे, आपके लिए केस लड़ेंगे और सत्याग्रह लड़ेंगे। गांधी जी 1901 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। 1902 ईस्वी में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने वाले दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस आ गए। तो 1902 ईस्वी में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाया गया, इसके लिए फिर से उनको अफ्रीका जाना पड़ा, दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। जोहान्सबर्ग में 1903 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने दफ्तर खोला था। इन्होंने 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेन वाक की मदद से फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी, जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू में नहीं हुआ। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जा करके वहाँ पे फिनिक्स फार्म की स्थापना किया, और उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका भी वहाँ पे लिखी, जो कि बहुत सारे लैंग्वेज में प्रकाशित हुई थी, लेकिन उर्दू में प्रकाशित नहीं हुई। 1906 ईस्वी में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया उन्होंने, और एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध में जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान प्रारंभ कर दिए। 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। 1908 ईस्वी में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए। पुनः कारावास दंड मिला उन्हें। जून 1909 ईस्वी में भारतीयों का पक्ष रखने हेतु इंग्लैंड रवाना हो गए। तो जून 1909 ईस्वी में भारतीय का पक्ष रखने के लिए उनको कहाँ जाना पड़ा, तो इंग्लैंड जाना पड़ा, और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। तो पहले तो जहाज में आने में बहुत समय लग जाता था, 6 महीना लग जाता था, 3 महीना लग जाता था। तो उसी समय वो आते समय हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। महात्मा गांधी जी ने कब लिखी थी? 1909 ईस्वी में लिखी थी। और कैसे लिखी थी? तो जब वो दक्षिण अफ्रीका से हमारे देश वापस आ रहे थे, उस समय उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। मई 1910 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। 1913 ईस्वी में रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा था। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, जिसमें 2000 व्यक्तियों, खदान कर्मियों, न्यूकासल से नेटाल तक की पदयात्रा की थी। तो द ग्रेट मार्च जो है, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मी थे, और न्यूकासल से नेटाल तक इसमें उन्होंने पदयात्रा किया था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। तो दक्षिण अफ्रीका जब वो गए तो महात्मा गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो
टॉल्स्टाई से मिली। इन्हीं से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली। तो महात्मा गांधी जो आंदोलन करना शुरू किए उसकी प्रेरणा उनको किससे मिली थी? तो रूस का जो विद्वान था, कौन था? लियो टॉल्स्टाई था, उससे मिली थी। और उन्हीं से वो प्रभावित होकर के हमारे देश में जो इतना आंदोलन किए, उन्हीं से प्रभावित होकर के किए थे। और भूख हड़ताल जो करते थे, जब हड़ताल से काम नहीं चलता था, जब आंदोलन से काम नहीं चलता था, तो भूख हड़ताल करना पड़ता था उनको। तो भूख हड़ताल की प्रेरणा किनसे मिली थी? तो जर्मन के जो विद्वान रस्किन थे, उनसे मिली थी। महादेव देसाई महात्मा गांधी के कौन थे? तो सलाहकार थे, सचिव थे। अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी का सहयोगी था। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी बम्बई लौट आए। उनके स्वागत में फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में एक नागरिक अभिनंदन की तैयारी की गई, जिसमें हर समुदाय के लोगों ने भाग लिया। तो जब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे, और किसके साथ लौटे? तो अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ बम्बई लौटे। तो उनके स्वागत में फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में एक नागरिक अभिनंदन की तैयारी की गई थी, जिसमें समुदाय के लोग हर समय, मतलब हिंदू, मुस्लिम, जो भी अलग अलग समुदाय के लोग थे, सभी लोगों ने उसमें भाग लिया। क्योंकि महात्मा गांधी उस समय बैरिस्टर बने और इतने बड़े थे कि उनको दक्षिण अफ्रीका से बुलाहट आता था, दूसरे दूसरे देशों से उनको बुलाहट आता था। फिर यहाँ पे आकर के यहाँ भी बहुत सारे कार्य किए अपने भारत देश के लोगों के लिए, लोगों के आज़ादी के लिए। वो इंग्लैंड चले गए बात करने के लिए, उनके भलाई के लिए। तो इस चीज़ से सभी लोग खुश होकर के कि हाँ, हमारे लिए कोई फरिश्ता है। तो वो जब वापस आए हमारे देश 9 जनवरी 1915 में, तो हर समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया था। आज भी इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन को, जब महात्मा गांधी भारत लौट करके आए थे, उस दिन को आज भी प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1915 ईस्वी में फिनिक्स और टॉल्स्टाई फार्मों के अनुरूप मई में अहमदाबाद के निकट 1917 ईस्वी में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया। इस आश्रम के लिए धन अम्बालाल साराभाई ने दिया था। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी जी की कुटिया हृदय कुंज कहलाता है। तो इस आश्रम, जो कि कहाँ पे है? कोचरब में है। और सत्याग्रह आश्रम है, उसमें जो कुटिया है गांधी जी का, उसका क्या नाम है? तो हृदय कुंज नाम है। 4 फरवरी 1916 ईस्वी में गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाषण दिए थे। गांधी जी के स्वदेश में प्रारंभिक सत्याग्रह की शुरुआत। तो गांधी जी का जो स्वदेश के रूप में प्रारंभिक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा डेविड थ्योरो के लेख सिविल डिसओबियंस से मिली थी। गांधी जी सबसे अधिक प्रभावित लियो टॉल्स्टाई से हुए थे। तो गांधी जी सबसे अधिक प्रभावित किससे हुए थे? तो लियो टॉल्स्टाई से हुए थे। उसी से उन्होंने आंदोलन करने का सीखा था। गांधी जी ने अपने साप्ताहिक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन में सत्याग्रह को कल्याणकारी कार्यों हेतु दृढ़ रूप बताया है। यंग इंडियन में इन्होंने सत्याग्रह को स्वयं कष्ट सहने के सिद्धांत के रूप में वर्णित किया है, जबकि हिंद स्वराज में सत्याग्रह को दूसरे के लिए स्वयं का त्याग श्रेष्ठ बताया है। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। तो पहली बार जब भारत लौट करके पूर्णतः आ गए महात्मा गांधी, तो 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के नीलहे जमींदारों के 3 कठिया पद्धति, जो कि 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा में नील की खेती करना आवश्यक होता था, अंग्रेजों के द्वारा कंपलसरी करवा दिया गया था, जो कि जबरदस्ती करवाया जाता, उसकी जानकारी दिया था। किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था, जो कि कहाँ का था? चंपारण का था। तो चंपारण का था। उन्होंने अपनी समस्या बताई कि हम लोगों के साथ अंग्रेज ऐसा कर रहा है, 3 कठिया प्रणाली उन्होंने रखा है। तो उसकी जानकारी दी और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। तो पहली बार जो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसी में 3 कठिया, जो कि नील की खेती हो रही थी, नीलहे जमींदारों के 3 कठिया प्रणाली का जो खेती हो रहा था, उसकी जानकारी दी और रिक्वेस्ट किया गया कि हमारे यहाँ आकर के आंदोलन कीजिए, हम लोगों को इससे निजात दिलाइए। जमींदार और अंग्रेज मिल करके हमारे साथ ऐसा ऐसा कार्य करते हैं, हमारे ज़मीन को बंजर कर देते हैं और ज़बरदस्ती हमसे नील की खेती करवाते हैं।
1917 ईस्वी में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ चंपारण पहुंच गए। तो फिर 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी कहाँ गए? चंपारण गए। किनके साथ? तो राजेंद्र प्रसाद के साथ, अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ चंपारण गए तथा वहाँ सफल सत्याग्रह किए। तो वहाँ पे जो चंपारण सत्याग्रह हुआ वो सफल हो गया, पूर्णतः सफल हुआ। अंग्रेजों ने तिनकठिया पद्धति समाप्त कर दी। यह आंदोलन नीलहे जमींदारों के विरुद्ध था। तो नीलहे जमींदार जो कि अंग्रेज के अंडर में जमींदार रहता था और जमींदार लोगों से, गरीब गरीब किसानों से ऐसा कार्य करवाते थे। 20 कट्ठा में क्या करवाते थे? तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा बोलते थे कि तुमको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। और उससे जो पैसा होता था, नील जो वो लोग बेचते थे, तो उनको मनचाहा रकम भी नहीं मिलता था, रकम भी बहुत कम मिलता था, ना के बराबर, जो कि लोगों का एक तो फसल बर्बाद हो जाता था, क्योंकि 3 साल तक, कम से कम 3 साल तक जमीन उनकी बंजर रह जाती थी। तो वो लोग नहीं करना चाहते थे, तो भी वहाँ के जमींदार जो होते थे तो उनसे खेती करवाते थे। तो इससे राहत दिलवाए कौन? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा करवाए। उन लोगों ने ही मिल करके चंपारण सत्याग्रह किया था। इसकी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दे दी। तो जब ये सत्याग्रह समाप्त हुआ, जब ये सफल हो गया, कौन सा सत्याग्रह? तो चंपारण सत्याग्रह जब समाप्त हुआ, सफल हुआ, तो उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दी। उसी के बाद से गांधी जी का नाम महात्मा गांधी पड़ा। इस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जेबी कृपलानी, महादेव देसाई और बाबा नरहरि पारिख ने दिया था। 15 मार्च 1918 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया। अब इसके बाद महात्मा गांधी क्या किए? यहाँ से चले गए, कहाँ गए? अहमदाबाद गए। अहमदाबाद में उनको बुलाया गया और वहाँ पे मिल मजदूर सत्याग्रह हुआ। वहाँ पे वहाँ के मजदूर महात्मा गांधी को रिक्वेस्ट किए, तो फिर महात्मा गांधी वहाँ गए और उनको भी उनका पैसा दिलवा दिए। इस समय अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था, जिसके चलते मजदूर पलायन कर रहे थे। जिसे रोकने के लिए, तो वहाँ पे प्लेग फैल गया था, इसके कारण मजदूर सब अपने घर जा रहे थे और उसे रोकने के लिए मिल मालिकों ने 50% बोनस की घोषणा कर दी। लेकिन प्लेग समाप्त होते ही इस बोनस को वापस ले लिया। जब प्लेग समाप्त हो गया, वहाँ पे आपातकालीन स्थिति समाप्त हो गई, तो फिर वहाँ के जो मिल के मालिक थे उन लोगों ने उनको बोनस नहीं दिया, बोल करके बोनस नहीं दिया। तो इसलिए महात्मा गांधी को भी वहाँ पर जाकर के सत्याग्रह, मजदूर के लिए सत्याग्रह करना पड़ा। इस सत्याग्रह में मजदूरों के लिए पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही सत्याग्रह करने से, आंदोलन करने से बात नहीं बनी, क्योंकि वो लोग बोलते थे कि हम लोगों को किस चीज़ से डर, हम लोग को किसी भी चीज़ से डर नहीं है। जो मिल के मालिक थे उन लोगों को किसी चीज़ से डर ही नहीं है। जब लास्ट में भूख हड़ताल किए तो फिर उनको डर लगने लगा कि इतने लोग अगर मर जाएंगे तो उनका जो भी होगा सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा, मतलब उसके बाद हमें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कारण इतना लोग मर जाएंगे। तो डर के मारे मिल के मालिक बोल दिए कि हाँ, अब जिसको जितना बोले थे सबको पैसा मिलेगा। इसके फलस्वरूप मिल मालिक मजदूरों के लिए 35% बोनस देने के लिए तैयार हो गया। पहले 50% बोला था, उसके बाद उसने बोला कि ठीक है 35% दे देंगे। अतः इस प्रकार यह आंदोलन भी सफल हो गया। तो ये आंदोलन भी सफल हो गया। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना कर दी। 22 मार्च 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने खेरा सत्याग्रह किया और किसानों के बढ़े हुए टैक्स को माफ़ करवा दिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने 22 मार्च 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह किया और उसमें उन्होंने किसानों के लिए जो बढ़े हुए टैक्स थे, बहुत टैक्स हो गया था, वो माफ़ करवा दिए। रिमार्क में है महात्मा गांधी के आंदोलन के 4 चरण थे। कौन कौन से चरण थे? तो सत्याग्रह थे, भूख हड़ताल। अगर सत्याग्रह पहले करते थे, सबसे पहले वो सफल नहीं हुआ तो उनको भूख हड़ताल करना पड़ता था। अगर भूख हड़ताल से भी बात नहीं बनती थी तो बहिष्कार करना पड़ता था, और उससे भी नहीं तो हड़ताल करते थे सभी लोग मिल करके। गांधी जी के प्रमुख हथियार थे सत्य एवं अहिंसा। तो गांधी जी सत्य और अहिंसा के राह पर चलते थे, ये सभी लोग जानते हैं, ये फेमस भी है, सब जानते हैं कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के राह पर ही हमेशा चले हैं। तो उनका मुख्य हथियार क्या था? सत्य और अहिंसा। अब हम लोग महात्मा गांधी जी की उपाधियां के बारे में पढ़ते हैं। अंग्रेज ने गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दी थी। तो अंग्रेज अब गांधी जी को सार्जेंट कहते थे, क्योंकि उनको इतना बलशाली थे, मतलब इतना बुद्धिमान थे, अच्छे से केस लड़ते थे, हर चीज़ का उनको नॉलेज था, तो इसलिए उनको सार्जेंट कहते थे। क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना के साथ बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया था, और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत सारे भारतीयों को भी भर्ती करवाया था, इसलिए उन्होंने सार्जेंट की उपाधि दी थी महात्मा
गांधी जी को। अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दी। तो अंग्रेजों का सहयोग, स्टार्टिंग में तो अंग्रेजों का सहयोग किए थे महात्मा गांधी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने ही केसर ए हिंद की उपाधि दी थी महात्मा गांधी को। चंपारण सत्याग्रह का सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किस चीज की उपाधि दी थी? तो महात्मा की उपाधि दी थी। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता का उपाधि दिया। तो बहुत सारे लोग महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं मानते हैं, लेकिन मानना चाहिए। तो जब उनको बताया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने उन्हें उपाधि दिया था राष्ट्रपिता का, तब लोग बोलते थे हाँ हो सकता है। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। तो विंस्टन चर्चिल जो थे उन्होंने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था, क्योंकि जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था द्वितीय, तो महात्मा गांधी जी भाग लेने के लिए गए थे, तो वहाँ भी वो ऐसे ही धोती पहन करके गए थे। तो वो इन्हें देख करके शौक हो गई कि यही है जो पूरे भारत देश में हड़कंप मचाया हुआ है, ये ऐसे रहता है। तो इसलिए उन्होंने इनको अर्धनग्न फकीर का उपाधि दिया था। किसने? तो विंस्टन चर्चिल ने दिया था। रामधारी सिंह दिनकर ने इन्हें सर्वोदय का अग्रदूत कहा था। शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर का उपाधि दिया। खुदाई खिदमतगार संस्था ने इन्हें मंगल बाबा की उपाधि दी। आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100 से 200 वर्ष के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन किया था। तो आइंस्टीन ने क्या बोला था? आइंस्टीन जो कि खुद इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि 100 से 200 वर्ष जब हो जाएंगे तो शायद ही कोई इंसान विश्वास करेगा कि कोई हाड़ मांस वाला, मतलब हम जैसे की तरह दिखने वाला कोई इंसान इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन किया। अब हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 18 मार्च 1919 में हुआ था। भारतीय क्रांति को दबाने के लिए इंग्लैंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 10 दिसंबर 1917 को एक समिति का गठन किया, जिसके तहत संदेह के आधार पर पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी। इस समिति का रिपोर्ट 15 अप्रैल 1918 ईस्वी में आई, जिसे भारतीय नेताओं के कड़े विरोध के बावजूद अंग्रेजी सरकार ने 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास कर दिया। तो ये बहुत ही कड़ा कानून था रॉलेट एक्ट। किसी पे शक भी अगर किया जाएगा तो शक के आधार पर भी उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। रॉलेट एक्ट को कब पास कर दिया गया? तो 18 मार्च 1919 को जबरदस्ती पास कर दिया गया। इस एक्ट को द आर्नाक्रिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी कहते हैं। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा तथा इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहते हैं। तो रॉलेट एक्ट को क्या कहते हैं? बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून कहते हैं। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया इसको रोकने के लिए। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंच का उपयोग किया था। कौन कौन से थे? होम रूल लीग थे, खिलाफत आंदोलन और सत्याग्रह सभा किए थे। तो गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंच किस किस का प्रयोग किए थे? तो होम रूल लीग का, खिलाफत आंदोलन का और सत्याग्रह सभा का किए थे। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पंजाब के पलवल जिला में, वर्तमान में हरियाणा पड़ता है, हरियाणा का जो जिला है उसमें गिरफ्तार करके बम्बई भेज दिया। रॉलेट सत्याग्रह अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। इसी एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। इसी कानून के तहत 9 अप्रैल को पंजाब के 2 नेता तो सौफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर अमृतसर भेज दिया गया। इस सत्याग्रह का केंद्र क्या था? तो इस सत्याग्रह का केंद्र पंजाब था। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के दिन एक शांति सभा का आयोजन किया गया था। उसी समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ओ डायर था, ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जालियांवाला बाग सैनिकों के साथ भेज दिया, जहां आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। रॉलेट एक्ट का जो विरोध कर रहे थे, विरोध करने के लिए अमृतसर में जालियांवाला बाग में 13
13 अप्रैल 1919 ईस्वी को वैसाखी के दिन शांति सभा, मतलब शांति सभा का आयोजन किया गया था। न किसी के पास हथियार, न किसी के पास कुछ था, सभी लोग बैठ करके आयोजन कर रहे थे और उसी का फ़ायदा उठाया अंग्रेजों ने, जिसमें कि गोरखा के कौन थे, लेफ्टिनेंट कौन थे पंजाब का, तो गवर्नर ओ डायर था जो कि अधिकारी था। उसने अपने ब्रिगेडियर आर डायर को वहाँ पे भेज दिया और सैनिकों के साथ वो लोग मिल करके सभी निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। बच्चे थे, बड़े थे, सब पे गोलियां चले। बच्चे के सर पे गोली मारा गया और सबको मार दिया गया। आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 थी और 1200 व्यक्ति घायल हो गए थे, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज़्यादा लोग मारे गए थे। इस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। हंसराज नामक भारतीय ने जालियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दी थी। तो किसने जालियांवाला बाग में जो शांति समिति चल रही थी, इसकी सूचना किसने दिया था, तो किसने दिया था, हंसराज नामक भारतीय ने दिया था। और इस नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। उनको सर की उपाधि मिली हुई थी, उन्होंने त्याग दिया। उन्होंने बोला हमें अंग्रेजों, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, तुम लोग हम भारतीयों के साथ अच्छा नहीं करते हो, मुझे तुमसे कोई उपाधि नहीं चाहिए। तो उन्होंने अपना सर की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग दी तथा डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय को कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने भी वो जो उस पर जो कार्य कर रहे थे, वायसराय थे, कौन थे, तो डॉक्टर शंकर नायर वायसराय थे, उन्होंने अपना पत्र त्याग दिया। अंग्रेजों ने इसके जांच के लिए 1 अक्टूबर 1919 को हंटर कमीशन का गठन किया। इस आयोग में 3 भारतीय सदस्य चीमन लाल सीतलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण और 5 अंग्रेज सदस्य को रखा। मतलब 3 भारतीयों को रखा और 5 अंग्रेज को रखा था। इस समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड हंटर कर रहे थे। इस कमीशन ने जनरल डायर को सही ठहराया। जनरल ओ डायर को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि दिया। मतलब इसमें ये जो संगठन बनाया गया, हंटर कमीशन का जो गठन किया गया, उसमें पहले तो 3 भारतीयों को रखा गया और 5 अंग्रेजों को रखा और ज़बरदस्ती अपना फैसला थोप दिया। और उसमें उसने अंग्रेजों को, जो जनरल ओ डायर था, उसको उसने सही ठहरा दिया कि हाँ इसने बहुत अच्छा कार्य किया है और इसको लंदन भेजा। भारतीयों को पहले क्या लगा कि लंदन शायद इसको भेज रहा है क्योंकि ये अच्छा काम नहीं किया, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उसको सम्मान के लिए लंदन भेजा। तो सम्मान के लिए लंदन भेजा और लंदन में उन्हें तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि दिया तथा ब्रिटेन में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि दे दी। तो जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, उसमें जो जनरल ओ डायर ने जो ऐसा कार्य किया था, उसने जो बोला था कि सबको मार डालो और सबको मार भी डाला, उसने सारे निहत्थों पे, भारतीय निहत्थों को जो मार दिया था, उसके लिए उन्हें उपाधि मिली, तलवार मिली लंदन जा करके और 2600 पाउंड की धनराशि भी मिली और ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि दिया गया। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई, जिसके अन्य सदस्य पंडित मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, अब्बास तैयब जी, CR दास और पुपुल जयकर थे। इस समिति ने कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जल्दबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्ण कदम था। तो जनरल ओ डायर जो था, उसने जल्दबाजी में मूर्खतापूर्ण डिसीजन ले लिया है। उन्होंने बहुत ही गलत डिसीजन लिया है जल्दबाजी में। दीनबंधु CF एंडुज ने इस कांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। तो ये जानबूझकर के की गया ही क्रूर हत्या था। जालियांवाला बाग के हत्याकांड के समय ही पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में डांडा फौज का गठन किया गया था। 13 मार्च 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल ओ डायर को गोली मार करके हत्या कर दी। तो उधम सिंह को बहुत ही गुस्सा आया था कि ये ऐसे कैसे कर सकता है। एक तो यहाँ के जालियांवाला हत्याकांड में, मतलब जालियांवाला में जो भी शांति समारोह कर रहे थे, इतने सारे लोगों को 390-400 बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे को मार दिया, बहुत सारे लोग मर गए, उतने को मार दिया। और ये जो गठन किया गया था समिति का, उसमें भी उनको सम्मान दिया गया। उनको बोला गया कि हाँ जनरल ओ डायर ने सही किया और उसे सम्मान दिया गया, इसलिए उन्हें गुस्सा आया और इसलिए वो 13 मार्च 1940 को यहाँ से लंदन गए और लंदन जा कर के जनरल ओ डायर को गोली मार करके हत्या कर दी।
तो चलिए आज के क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, टॉपिक बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी का जो भी ये सत्याग्रह सब हुआ था, जितने भी आंदोलन किए थे, उनका जो युग है, कैसे कैसे हमारे देश को आज़ादी मिलती है, बहुत लंबा टॉपिक है। तो ये एक क्लास में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग अगले क्लास में अब आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग होम रूल आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।